हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस होगी। और ये क्लास किस तरीके से होगी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आज का जो हमारे पास पेपर है, मुख्य परीक्षा RO का 2021 का पेपर है और इसके शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला RO के लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ इसी तरीके से जिसके पहले वाली क्लास आपको दिए थे, इस क्लास में आपको मिक्स हमने कराया था, ठीक है। जो ये क्लास आप देख रहे हैं, इसमें टॉपिक सारा मिक्स था और ये UPPCS RO BPSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स था। आप सभी को बहुत पसंद आया था और नो डाउट ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको सीधे सीधे एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम करेंगे जो आपका ये RO है, ठीक है। इससे संबंधित जो इसके जितने PYQs हैं, ठीक है, सेग्रीगेट करके, मतलब ईयर वाइज आप कह लीजिए, ठीक है। ईयर वाइज प्री और मेंस के, ठीक है। एक तो प्री हो गया और मेंस के, इसके हम आपको शॉर्ट नोट्स कराएंगे जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन से, और जितने अलग पॉइंट ऐड ऑन हो सकते हैं वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा, है ना। और इसका ये होगा कि इसमें ईयर वाइज चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें स्पेशल ये है कि RO के लिए स्पेशल है, और उसके जो पेपर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए UPPCS का भी जो पेपर ईयर वाइज है वो भी करा दे। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि UPPCS के लिए आपको ऐसे ईयर वाइज शॉर्ट नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक का ये जो नोट्स बन रहा है ये आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा और ठीक उसी पैटर्न पर हम आपको लिए चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में आप देखेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2021 का, ठीक है। तो जिस तरीके से PYQ से प्रश्न बनते हैं, तो उसका एक इसका शॉर्ट नोट्स हम आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। ये पेपर रहा, तो स्टार्ट करेंगे आपके आज के सेशन को। और एक चीज़ बता दें कि टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है क्लास से रिगार्डिंग, और आपके जो प्रैक्टिस बैच है उससे रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखेंगे। तो यहाँ से ये कुछ शॉर्ट नोट्स आपको 1 बाय 1 करके देखते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला साथियों। क्लास को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो RO में और आपके साथ साथ UPPCS में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, लेकिन स्पेशली ये क्या है, RO के लिए है, ठीक है। तो देखिएगा, RO मेंस 2021 का ये पेपर है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि 1 बाय 1 करके क्वेश्चन उसके शॉर्ट नोट्स क्या बन रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि अफगानिस्तान पर जो आधिपत्य हुआ था उस समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन निमंत्रण दिया था। प्रश्न में सिंपल ही पूछा था और ऑप्शन दिया था, ठीक है। जब अफगानिस्तान पर आधिपत्य हुआ था उस समय बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण दिया था, तो वो निमंत्रण देने वाला था दौलत खान लोधी। याद रखिएगा, दौलत खान था, ठीक है ना, दौलत खान। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा, ये सूबेदार था कहाँ का, पंजाब का। ये पॉइंट अलग से इसमें बनेगा, ठीक है। अगर अगली बार इस पर क्वेश्चन बनता है तो सिंपल सा पूरा स्टेटमेंट आपको दे देगा PYQ से ही, और पूछ लेगा कि उस टाइम ये सूबेदार कहाँ का था, तो पंजाब का ये सूबेदार था दौलत खान। क्लियर है? अगला पॉइंट है साथियों कि एक बुक है डेथ इन बनारस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी। कौन? जोनाथन पैरी। अब इनसे तो ये सवाल पूछ लिया, इस बुक पे पूछ लिया है, अब फर्दर आगे भी कुछ इनसे पूछ सकता है रिलेटेड। तो जोनाथन पैरी की द्वारा लिखित कुछ अन्य पुस्तक में उन अन्य किताब और जो पुस्तक उनका नाम ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप, ठीक है, इन कांगड़ा, ठीक है, क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप। और एक बुक है इनकी द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म। तो ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ में ये नेम मेंशन है। प्रश्न आपसे कई बार सीधे से डायरेक्ट नहीं पूछता है, जो ऑप्शन बनता है या फिर जो प्रश्न में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी से आपको रिलेट करते हुए अगले पेपर में आपसे प्रश्न बनता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि PYQ से कैसे है। जैसे कि अगर मान लीजिए डेथ इन बनारस से पूछ लिया किसका, जोनाथन पैरी का। अब जोनाथन पैरी के एक दो जो अन्य पुस्तक हैं वो भी आपको पता होने से शायद यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाए, ये चांसेस हैं। तो ये दो बुक अलग से आपको हमने नोट करा दिया, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किंगशिप इन कांगड़ा, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा था वो दिया था सुमेलित करने के लिए। क्या दिया था? सुमेलित करने के लिए दिया था। तो सारा का सारा यहाँ पे जो सही सुमेलित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला दिया था ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। उसके बाद अगला दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और उसके बाद एक पॉइंट था वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये हम आपको उस नोट्स में भी कराए थे, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स आए इसके।
तो आप देखेंगे वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट है ना, और बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सारा का सारा आपका हम यहाँ पे करा रहे हैं अभी PY की, और जो 2021 मेन से प्रश्न पूछे हुए हैं उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, जो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी आपको यहाँ पे हम नोट करा देंगे, और जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कंप्लीट बने रहिएगा, और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। करने के बाद आपको सीधे सीधे प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला दिया था प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रांत दिए थे, ठीक है, और उनकी राजधानी दिया था। प्रांत और राजधानी दिया था, उसको सुमेलित करना था। कौन कौन से वो प्रांत थे तो देखिएगा, एक था न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, क्या था न्यू साउथ वेल्स, उसकी राजधानी क्या है सिडनी। उसके बाद है क्वींसलैंड, क्या है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो है ब्रिस्बेन, क्या है ब्रिस्बेन है। और विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी आपका क्या है मेलबर्न, ठीक है, क्या है मेलबर्न है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रांत क्या है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है पर्थ। तो ये 4 ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए हैं, और ये आपके PYQ में पूछा जा चुका है ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी। हमने आपको चारों एक एक करके बता दिया है, तो इसको आप ऐसे नोट कर लें, है ना, या फिर आप क्लास को अच्छे से करके अपना नोट्स बना लें या PDF लेके आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट इसी तरीके से पूछा था संगठन और स्थापना, कुछ संगठन दिया हुआ था। अब ये प्रश्न अगर आपको ध्यान हो तो 11 फरवरी वाले में यहाँ से प्रश्न बना था। 11 फरवरी का जो RO को पेपर हुआ था यहीं से प्रश्न था, ईयर वाला इसी तरीके से था। तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ कहीं से नया था, नया नहीं था, ये 2021 के पेपर के मेंस के पेपर से उठा के आपके जो आपका 24 में फरवरी में हुआ था पेपर, है ना, उसमें ये आपसे पूछा हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैचिंग 1 बाय 1 करके। पहला पॉइंट है ईयर का स्थापना पूछा था। ललित कला अकादमी, क्या है ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है 1954 में। 1954 में स्थापना होती है किसके साथियों ललित कला अकादमी की। उसके बाद से संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1953, जबकि पेपर हुआ था तो उसमें आपको ये ऑप्शन में 1952 दिया हुआ था। क्या दिया होता 1952 दिया होता, बाकी 3 ऑप्शन सही से, लेकिन वहाँ पर 1952 दिया था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था मिलाने के लिए तो उस वहाँ पर माना गया था, लेकिन एग्जैक्ट भी उसका सही है संगीत नाट्य अकादमी 1953। उसके बाद से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ना 1959 में। और सांस्कृतिक जो संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र साथियों, इसकी स्थापना आपकी होती है 1979, ठीक है 1979 में आपकी इसकी स्थापना होती है। तो चारों डेट हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, PYQ RO और मेंस से पूछे जा चुके हैं, और प्रीलिम्स आपके जो 11 फरवरी था उसमें ये प्रश्न पूछे जा चुके थे। तो डेट को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। RO के पेपर में कुछ फैक्ट भी पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे किस किस तरीके से फैक्ट आपको देखने को यहाँ पे हम मिलेंगे। अगला पॉइंट है साथियों कि अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य स्थित है। अमनगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो आपके बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, बिजनौर जिले में स्थित है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, तो जो आपसे प्रश्न पूछा था वो किसी इस प्रकार से था कि 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो कौन उत्तर प्रदेश में स्थित था आपका अमनगढ़ था, बाकी 3 आपका मध्य प्रदेश वाला दिया हुआ था। तो वो देखिएगा बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये 3 कहाँ के हैं मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व हैं। 3 का नाम भी ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तर प्रदेश का ये बाघ अभ्यारण्य कौन सा बिजनौर में, और मध्य प्रदेश में जो स्थित है टाइगर रिजर्व के लिए बाघ अभ्यारण्य कह लीजिए, तो आपके कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। क्लियर है इतना, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि उसमें पॉइंट था, ठीक है, कि कोयला पर आधारित जो बिजली संयंत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो ऑप्शन दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र है उनका नाम बताइए। 2 ऑप्शन अन्य दिया था, जो इसमें एक उड़ीसा का था और एक मध्य प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश का आपका कौन कौन था, तो एक है दादरी और सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली और रिहंद, ठीक है, दादरी और सिंगरौली और रिहंद, ये आपकी क्या है कोयला पर आधारित क्या है बिजली संयंत्र है। तो 2 तो ऑप्शन में दिया हुआ था, एक एक्स्ट्रा हमने आपके पास ये ऐड कर दिया है, ठीक है। रिहंद में ध्यान रखिएगा, ये कोयला पर आधारित बिजली संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। जो क्वेश्चन में आपका था वो था दादरी और सिंगरौली, ठीक है, दादरी और सिंगरौली ये 2 कोयला आधारित संयंत्र जो ऑप्शन में थे। एक और एक्स्ट्रा याद रखिएगा रिहंद, और बाकी अन्य जो ऑप्शन दिए थे उसमें है डार्ली पार्ली, ठीक है, डार्ली पार्ली ये कहाँ का है, उड़ीसा का है, और विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, है ना। अन्य में भी ये दोनों याद रखिएगा कि कोयला पर आधारित जो दूसरे स्टेट के हैं जैसे उड़ीसा के और मध्य प्रदेश के, ठीक, तो डार्ली पार्ली और विंध्याचल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें साथियों कि RO ठीक है, RO के लिए आपकी ये कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, ठीक है, टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गई है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन बैच के लेके जल्दी से इनरोल हो जाइए।
एक होता है कि आप कितना भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किताब बार बार पढ़ते हैं, लगता है सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, क्विज फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से आपकी असली तैयारी पता चलेगी। और इस पूरे बैच में आपको बता दें कि टेस्ट के साथ साथ है ना कंप्लीट PYQ है ना, GS का, हिंदी का, और उसके साथ साथ करंट अफेयर, इस सारी की सारी कंप्लीट पैकेज आपकी तैयारी में आपको मिल जाएगी। तो इस बैच से जुड़ना ना भूलिए, सारी डिटेल आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़िएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि कुछ पशु दिए थे एक तरफ और उनके नस्ल दिए थे, तो पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, एक गलत दिया था उसमें। तो आप देखेंगे गाय का दिया हुआ था देवनी, ठीक है, गाय का देवनी, और बकरी का दिया हुआ था बरबरी, भैंस का एक नस्ल है बदावरी, एक एक्स्ट्रा जो दिया हुआ था गिर करके, ये गलत मैच किया था, उसमें गाय न देके कुछ और दिया हुआ था। तो कुछ पशु हैं और इन पशुओं के आपको ध्यान रखना है क्या, तो इनके नस्लों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाय में कौन कौन सी नस्ल है, तो देवनी है और गिर नस्ल है। बकरी में कौन सा है, एक बरबरी है, और भैंस में कौन सा नस्ल है, तो भदावरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब अगली बार भले 1-2 पॉइंट लेकर अगर प्रश्न बना दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि PYQ से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। एग्जैक्ट आपको वही प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, प्रश्न के ऑप्शन से आपको अगली बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जब आप ऑप्शन को अच्छे से तैयार रखिएगा तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि अब अगला पॉइंट में पूछा था, पुस्तक दिया था और एक तरफ लेखक दिया हुआ था, ठीक। तो पहला पुस्तक है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, नंददास। कौन है साथियों, तो नंददास इसके क्या है, लेखक है। उसके बाद से चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत पुस्तक का नाम है, और वृंदावन दास जो है इसके क्या है, लेखक है, ठीक। अगला है चैतन्य मंगल, क्या है, चैतन्य मंगल याद रखिएगा, जय नंदा, क्या है, जय नंदा। और भक्ति रत्नाकर की अगर आप बात करें, भक्ति रत्नाकर की, तो नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती क्या है, इसके लेखक है। ये हो गया आपके PYQ का प्रश्न, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब इसमें अगली बार अगर प्रश्न पूछे तो मान लीजिए कोई 2 इसमें से ले ले, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपसे 2 ले ले, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये 2 प्रश्न लेकर अगर आपसे अगला प्रश्न बना दे, 2 कोई और नाम जोड़ दे, तो अगर आपको PYQ यहाँ से अगर तैयार होता तो कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको हो जाते हैं, शायद यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से आगे प्रश्न बनेंगे, और जो ऑप्शन कई ऑप्शन है वहीं से ज़्यादातर चांसेस है प्रश्न बनने के। तो ये बुक और पुस्तक के लेखक अच्छे से याद कर लीजिएगा, रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर। आई होप सो कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा समूह, एक 2-3 ग्रुप का उसमें ऑप्शन बनाया हुआ था, तो उसमें से एक ग्रुप जो सही था वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर को क्या करते हैं, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो उसमें अन्य भी समूह था, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन, ऐसे कर करके ऑप्शन बनाया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो राइट आंसर है उसमें ये था कि अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला समूह कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन। ये क्या है, मनुष्य को, शरीर को बहुत सारा अधिकतम ऊर्जा देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न फिर से बन सकता है। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तीनों, उसमें भाग लेने वाले भारतीय कौन है, मतलब तीनों में इन्होंने भाग लिया था, तो वो अपने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये अकेले ऐसे व्यक्ति मतलब जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जो पार्टिसिपेट किए थे, है ना, वो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से। किसकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये भाग लिए थे। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको यहाँ बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको फिर देखने को मिलेंगे। तो महात्मा गांधी देखिएगा, महात्मा गांधी जो है सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। और भारत से अगर बात करें तो भारत से महिलाओं में जो 2 लोग हैं, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। एक तो एनी बेसेंट थी, कौन, एनी बेसेंट, और सरोजनी नायडू, कौन, सरोजनी नायडू। ये 2 भारतीय महिलाएं थी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। और किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय सम्मेलन में भाग ली थी, यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से 2 महिलाएं गई थी, एक तो एनी बेसेंट गई थी और सरोजनी नायडू। इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगली बार यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 महिलाएं, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, बाल्टिक सागर, नाम सुना होगा, मैपिंग का प्रश्न है। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कौन कौन से देश हैं, वो देश का नाम पूछा था। ग्रुप देखिए तो वो सारे के सारे देश का नाम हमने मेंशन कर दिया है। और बाल्टिक सागर है कहाँ, तो आपके अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, क्या है, अटलांटिक महासागर की एक शाखा है बाल्टिक सागर। और आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से इस बाल्टिक सागर के तट पर देश स्थित हैं, तो पहला आता है डेनमार्क, ठीक है, सुनते जाइएगा, एस्टोनिया,
फिनलैंड, है ना, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन और पूर्वोत्तर जर्मनी। इसके साथ साथ 2 देश कौन है, पोलैंड है और रूस है, पोलैंड और रूस। तो इतने सारे अगर आप देखेंगे तो देश जो है बाल्टिक सागर के हैं। और ये ऐसा ना आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है, देखिए इतने देश के नाम याद रखने हैं तो याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आप देखेंगे आर पे मेंस में इसी तरीके के प्रश्न आपसे बहुत डीप जाके और इस तरीके से फैक्चुअल भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हम कोई अन्य प्रश्न आपको नहीं करा रहे हैं, मेंस के पेपर के सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नो डाउट आपको इसी पैटर्न पर आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड और रूस। बेहतर होगा कि आप एक बार इसको मैप पे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट पूछा था कि एक त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल जो ये चोटी है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है, ठीक है। ये पूछा था स्टेटमेंट देके कि ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका स्टेटमेंट इसमें था, ठीक है, बागेश्वर जिला उत्तराखंड। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिशूल जो चोटी है ये हिमालय पर्वत की एक चोटी है ना, और ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। ठीक, किस हिमालय रेंज में है, तो पश्चिमी कुमाऊं में। कहाँ पे, पश्चिमी जो आप देखते हैं नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तो उस तरीके से जो ये है पश्चिमी कुमाऊं हिमालय में है। और ये जो इस त्रिशूल है इसकी 3 चोटियाँ हैं, त्रिशूल 1, 2 और 3, ठीक है, 3 चोटियाँ हैं त्रिशूल की। उसके साथ साथ इसमें पॉइंट दिया तो सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो 7120 मीटर की जो सबसे ऊँची चोटी है वो आपकी इसमें त्रिशूल की एक चोटी है, ये इसमें दिया था। तो इस पूरे पॉइंट में आपको जो प्रश्न पूछा था उसमें एक चोटी का मेंशन किया था कि कितना मीटर है और पूछा था कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो त्रिशूल जो ये चोटी है हिमालय पर्वत की, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये 3 तरह की इसमें चोटियाँ हैं, त्रिशूल 1, 2, 3 करके। और इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है, 7120 मीटर पर उपस्थित है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 3 एग्जाम्पल ऐसे थे जो स्थलीय पारितंत्र का भाग थे, एक जो है उसका भाग नहीं है। तो वो ध्यान रखिएगा, स्थलीय पारितंत्र का जो भाग नहीं है वो सागरीय पारितंत्र है। ठीक है, उसी में ऑप्शन था सागरीय पारितंत्र, तो ये पारितंत्र उसका भाग नहीं है। और एक बात इन्फॉर्मेशन अलग से मैं आपको बताऊँ, जो सागरीय पारितंत्र होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, वो क्या है, सबसे अस्थायी परितंत्र होता है। क्या होता है, सबसे अस्थायी होता है, क्या है ना, सागरीय परितंत्र। उसके बाद से इसमें है कि स्थलीय जो परितंत्र है उसके भाग तब कौन कौन है, तो उसमें देखिएगा टुंड्रा है, ठीक है, वन है, मरुस्थल है, पर्वत है, अर्धशुष्क, ठीक है, ये सब सारे क्या हैं आपके जो स्थल से रिलेटेड हैं वो क्या है इसके भाग हैं। और सागरीय परितंत्र उसका भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा कि ये सबसे अस्थायी परितंत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पूछा था इसमें, अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान में भाग 9A में क्या उल्लिखित है, तो शहरी क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई इकाइयों के बारे में उसको मान्यता दी गई है। ठीक, तो ये कब दी गई है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको दी गई और नाम दिया गया था क्या, नगर पालिका। क्या नाम दिया गया था, नगर पालिका। 73वें में बात की गई थी संविधान संशोधन 1992 करके नगर पंचायत के बारे में। ठीक, नगर पंचायत के बारे में बात की गई थी। ठीक, तो उसको यहाँ पे नहीं देखना, आपको नगर पालिका का देखना है। ठीक है, नगर पालिका है ना। और ये भाग इसमें याद रखिएगा, भाग 9A, ठीक है, सारी क्षेत्र के लिए। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसमें बात की गई है, तो 243B से 243ZG तक। ठीक है, ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, है ना। ये पॉइंट अगर आप देखें तो इस तरीके के सारे जो मिक्स स्टैटिक पॉइंट है, अब हमने आपको जो नोट्स करा रखा है PYQ वाला, इसके पहले वाला जो, उसमें सारे पॉइंट्स आ चुके हैं लगभग, और वहाँ पर और डिटेल भी करके हम आपको शॉर्ट नोट में बता चुके हैं। तो ये प्रश्न के फॉर्म में आपसे पूछा था कि आप बताइए कि किस भाग में है, तो 9A में। ठीक है, सारी क्षेत्र के लिए क्या है, नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई है। कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा अनुच्छेद है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक अगला पॉइंट है कि जैव डीजल पौधा कौन सा है, तो जैव डीजल पौधा जो है वो जेट्रोफा है। कौन है, जेट्रोफा। जेट्रोफा नाम का एक पौधा है, ये क्या है, तो जैव डीजल पौधा है। इसके अन्य नाम भी याद रखिए, अगर ये पूछा गया तो अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। तो उसके अन्य नाम में रत्न ज्योत, ठीक है, जैव डीजल और जेट्रोफा कार्कस। जेट्रोफा कार्कस इसके अन्य नाम है। तो 3 अन्य नाम भी है जेट्रोफा के, अगर आप देखते जैव डीजल पौधा,
ठीक है, उसको जैव डीजल पौधा में कौन आएगा, तो जैट्रोफा आएगा। इसका अन्य नाम क्या है, रतनजोत, जैव डीजल और जैट्रोफा कारकस। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद से ये प्रश्न पूछा था कि मंदसौर जो अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, इसका संबंध किस शासक से है, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर था उसमें, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम से। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम से इसका संबंध है और ये गुप्त शासक है। कौन है, गुप्तकालीन शासक है। हमने आपको उस पॉइंट में जब शॉर्ट नोट्स करा रहे थे वहाँ पे एक जगह पूरे गुप्त काल के जो प्रमुख अभिलेख हैं उसमें मंदसौर के साथ साथ और भी जो अन्य थे सारा का सारा आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना किसने की थी, तो कवि वत्सव। ठीक है, कवि वत्सव जो है इसके रचना किए थे। इस अभिलेख में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। और गुप्त काल में सर्वाधिक जो अभिलेख जारी हुए हैं वो इसी राजा के समय जारी हुए हैं, यानी कुमारगुप्त प्रथम के समय। कौन, कुमारगुप्त प्रथम के समय आप देखेंगे तो सर्वाधिक क्या जारी हुए हैं, अभिलेख जारी हुए हैं। तो देखिए एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा था, सिर्फ मंदसौर अभिलेख संबंधित है किससे, कुमारगुप्त प्रथम से। हमने आपके लिए इतना एडिशनल सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है वो आपके लिए ला रखा है, इससे आगे फर्दर कुछ क्वेश्चन जो बने वो आपका गलत ना हो। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको जब PYQ एनालिसिस देखते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स देखते हैं तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या होगा, हेल्पफुल होगा। अगर सीधे सीधे सिर्फ बता दिया जाए मंदसौर अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त से, तो ठीक है, आपको सारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह से देखने के बाद है ना, कई बुक के एनालिसिस करना, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे RO दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ PCF में भी ये हेल्प करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, तो कवि वत्सव ने। और इस अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। किसका, सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। सीधे पूछ लेगा किस अभिलेख में सूर्य पूजा का वर्णन है, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, इस तरीके से बहुत सारा अभिलेख का ऑप्शन दे देगा। और सर्वाधिक गुप्त काल में किसने अभिलेख जारी किए हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया था पार्वती अर्गा। ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न था। RO में ध्यान दीजिएगा, RO में आपका यूपी स्पेशल का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेन। तो यूपी स्पेशल की जितनी क्लासेस कराई हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें हमने करा रखा है, जो वन अभ्यारण्य वाला चैप्टर करा रहे थे वहाँ पे सारी चीज़ आपको करा रखा है। पार्वती अर्गा जो है पूछा था रामसर स्थल कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के जो है गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल। इसके साथ साथ ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो पक्षी अभ्यारण्य वाला जब टॉपिक करा रहे थे वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी भी क्लास वहाँ पर है, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट जितने उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य में है ना, पक्षी अभ्यारण्य है ना, पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ जो बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, पार्क है, वो सारे के सारे आपको करा रखा है इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस के साथ। तो अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपको अन्य चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पार्वती अर्गा जो है आपका गोंडा जिले में स्थित है और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि पॉइंट था कि भारत में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ दे दिया है कि पहले पौंडीचेरी में होती है, उसके साथ डेट भी आपको मेंशन कर दिया है 1974 में। क्या पता अगली बार आपसे पूछ ले मैच करने को लेके, उसमें ये पॉइंट डाल दे मैच वाले में, डेट वाले में, कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, और उसमें आप एक ऑप्शन 1974 दे दे। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि स्थापना कहाँ होती है, पौंडीचेरी में होती है। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी 1974 में। क्लियर है, इस तरीके से प्रश्न आपको तैयार रखना है। अगला पॉइंट दिया था क्वेश्चन के फॉर्म में, नदी दिया था कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, 4 नदियाँ थी। कहा था कि इन नदियों में सबसे बड़ा जो नदी घाटी बेसिन है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो सीधा सा आंसर हो गया था आपका महानदी। कौन, महानदी। ठीक है, कावेरी था, कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, 4 नदियाँ थी। इससे पूछा था कि सबसे बड़ा नदी घाटी जो है बेसिन क्षेत्रफल के मामले में, तो आंसर हो गया था महानदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती कौन सी नदी हैं, तो ये आपकी वेस्टर्न फ्लो वाली नदी है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये दोनों पॉइंट भी आपको पता होगा, जिसके ऊपर ध्यान देखिएगा। फिर अगला पॉइंट इसी तरीके से मैच करके पूछा था, देखेंगे वैज्ञानिक नाम पूछा था और कार्य क्षेत्र, एक तरफ वैज्ञानिक नाम और एक तरफ उनके कार्य क्षेत्र दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो इसमें आपको आ रहा होगा MS स्वामीनाथन वाला। ठीक है, MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति। बाकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो शायद उतना जिन जनरल नहीं पूछा जाता है, जैसे कि बीरबल साहनी। ठीक है, बीरबल साहनी इनको संबंधित है, ये किससे, कार्य क्षेत्र इनका है
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। कौन? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान इनका कार्यक्षेत्र है। केसी मेहता, ठीक है, अगला पॉइंट है, जो केसी मेहता थे वैज्ञानिक, इनका जो है पादप जो रोग विज्ञान है उससे संबंधित है केसी मेहता। अगला पॉइंट है पी माहेश्वरी, ठीक है, पी माहेश्वरी जो है ये भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। किससे? भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस चारों को चारों आप याद रखिएगा। मे बी आपके लिए हो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ठीक, कार्यक्षेत्र इनका। लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन से आपको फिर से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। फ़ोन किससे संबंधित है, ठीक। आप देखेंगे कि बीरबल साहनी जो है किससे? जीवाश्म वाले से संबंधित है। पादप रोग विज्ञान से केसी मेहता और पी माहेश्वरी, तीन लोगों का ये नाम याद रखिएगा। यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसको यूपी डास कहा जाता है, ये प्रायोजित की गई थी किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा इसको प्रायोजित किया गया था। योजना का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा। उद्देश्य में इसका उद्देश्य ये था कि किसानों की भागीदारी के माध्यम से, यानी किसानों की भागीदारी बढ़ा के कृषि जो विविधीकरण प्रक्रिया उसको और तेज करना। क्या करना? कृषि की जो विविधीकरण प्रक्रिया है उसको और तेज करना, ठीक है, भागीदारी के माध्यम से। तो ये जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है ये किसके द्वारा प्रायोजित थी? विश्व बैंक के द्वारा प्रायोजित थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप देखेंगे नवंबर 2017 में। कब? नवंबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुनी करना इसका लक्ष्य था। कब तक? 2022 तक इसका लक्ष्य था क्या? किसानों की आय को दोगुनी करना। तो यहाँ से दो पॉइंट हमें याद रखना है कि कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 और इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि शेरशाह सूरी को जाना जाता है, किस लिए जानता है? तो एक शानदार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, व्यवस्था निर्माता के तौर पे, और इसके साथ साथ एक दो काम, जैसे कि इसने दिल्ली के पुराना किला जो है, दिल्ली का पुराना किला, उसके भीतर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन सी मस्जिद थी वो? किलाए कोहना। किलाए कोहना करके एक मस्जिद थी जो दिल्ली के पुराने किले के अंदर ये मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिंपल सा शेरशाह सूरी ने। प्रश्न पूछेगा कि किला ए कोहना, आपको मैच में दे दे या फिर इस तरीके से दे दे, किला ए कोहना जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? तो वो केस में भी आपको ध्यान रखना है कि पुराने किले में, दिल्ली के पुराने किले में निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। सारे के सारे PYQ का आपके प्रश्न है, जिसके सारे अन्य जो पॉइंट्स बन सकते हो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। क्लियर है इतना? अगला पॉइंट है कि संस्थाओं का क्रम। इसमें प्रश्न जो पूछा था, कुछ संस्था दिए थे और उन संस्थाओं को क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी क्रमानुसार जिस तरीके से था व्यवस्थित करना था। तो पहले इसमें आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, ठीक, 1975 में स्थापना होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। उसके बाद से नाबार्ड की स्थापना, तो आप देखेंगे साथी 1982। कब? 1982 में आप देखेंगे नाबार्ड की स्थापना। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह का बैंक जो है लिंकेज कार्यक्रम ये कब हुआ था? 1992-93 के आसपास। और उसके बाद से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो 1998। ये चारों को चारों आपको दिया था और इन चारों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से अलग अलग करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक दो उठा के यहाँ से। चारों के आपको डेट याद रखना। 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 1982। ये सब हम आपको शॉर्ट नोट से बता चुके हैं। यहाँ आर स्पेशल में आपको सारी चीज़ें फिर से आपको एक यहाँ पे पेपर वाइज कराई जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की बात करेंगे, बैंक लिंकेज 1992-93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट है ना, वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसको पारित किया गया था 2001 में। कब? 2001 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा होता, सीधे से डेट पूछा था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स का जो राइट अधिनियम है साथियों, ये कब पारित किया गया? तो 2001 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला पॉइंट था जो प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था? डेट आपसे पूछा था। तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक। उसके बाद इसका अलग पॉइंट तो बता दें कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं।
अगला पॉइंट भारतीय लघु उद्योग, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, है ना, सिडबी की स्थापना, ठीक है, सिडबी की स्थापना कब हो रही है? तो 2 अप्रैल 1990। कब? 2 अप्रैल 1990 को स्थापना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए एक स्टेटमेंट बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर मुख्यालय इसका? लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है, सिडबी शॉर्ट फॉर्म इसका, है ना। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला पॉइंट देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि धुएं के मापन के लिए, यानी धुआं है उसके मापन के लिए क्या उपयोग होता है? तो रिंगलमैन स्केल, एक स्केल आती है रिंगलमैन स्केल। इससे क्या होता है? धुएं का घनत्व मापा जाता है और ये धुएं का जो है आभासी घनत्व मापता है। क्या मापता है? आभासी घनत्व मापता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है कि रिंगलमैन स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो धुएं मापने के लिए। बाकी अन्य 3 ऑप्शन बना सकता है, ठीक है। तो उसके ध्यान दीजिए, उसके आभासी घनत्व को मापता है रिंगलमैन स्केल। क्लियर है? अगला पॉइंट पूछा था प्रश्न कि एक किताब के संदर्भ में तार्किक व्यवस्था बनानी थी, उस व्यवस्था को आपको बनाना है, ठीक है। व्यवस्था को बनाना है तो कैसे अरेंज करना था? तो पहले आएगा आपका शीर्षक, उसके बाद से विषय सूची, उसके बाद से प्रस्तावना आएगा, फिर अध्याय और अनुक्रमणिका, ठीक है। इस तरीके से आपको एक किताब के अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक अरेंज करने के लिए पूछा था, तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से अरेंज करके बताना था, ठीक। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक प्रश्न था कि कौन सी एक ऐसी जनजाति है अनुसूचित जो आपके उत्तर प्रदेश के जो बनारस का ज़िला है, ठीक है, ज़िला बनारस, उसमें ये नहीं पाई जाती। तो सहरिया, कौन? ऑप्शन में था सहरिया, ठीक है। ये जो जनजाति वहाँ नहीं पाई जाती है। और तब ये जनजाति पाई कहाँ जाती है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ललितपुर में। कहाँ पर? सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। ये भी यूपी स्पेशल का आपका प्रश्न है, ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, ठीक। तो 2 चीज़ याद रखिएगा। पहली चीज़ कि सहरिया आपका वहाँ नहीं पाई थी बनारस में, कहाँ पाई थी? ललितपुर में पाई जाती है, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 3, ठीक है। अगला है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी, है ना। उत्तर प्रदेश में पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। और भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो इतने सारे पॉइंट, प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछा था यहाँ पे कि गंगा नदी जो है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के ध्यान रखिएगा 27 जिलों से होकर बहती है। और नवंबर 2008 में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया गंगा को भारत सरकार के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108, ठीक है। 108 में आप देखेंगे क्या है ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संयुक्त बैठक है उसका आह्वान कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद 118 के अधीन पे ये काम करता है, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन और धन विधेयक, ये 2 ऐसे हैं जिनको मतलब इनके लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, यानी इनको छोड़ के अन्य के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन इनके लिए प्रावधान नहीं है। यानी अगर कोई संविधान संशोधन है, वो उस पर कुछ मामला फंस जा रहा है, फिर धन विधेयक इस पर कुछ मामला रुक रहा है, तो इस केस में आप संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, यानी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित इसी में से घूम फिर के आपको प्रश्न फिर से बनेंगे और देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि उसमें पॉइंट दिया था कि हिंदुस्तानी जो संगीत क्षेत्र है, हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र, ठीक है, उसमें किनका योगदान है? तो नाम देख लीजिएगा, उसमें थे राजा मानसिंह तोमर, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, है ना, सदारंग अदारंग, ठीक है, सदारंग अदारंग, इन लोगों का योगदान था। तो एक और नाम था जिनका योगदान नहीं था, वो थे माल गुर्जरी। कौन थे? माल गुर्जरी, ठीक है। ये क्या एक गायन राग है, ठीक है, ये गायन राग है ना, क्या है? एक गायन राग है, ठीक है। तो ये इससे कोई संबंध नहीं था इसका। माल गुर्जरी एक गायन राग है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख है। तो सीधे से पूछता है कि किस क्या कहते हैं,
किस अनुसूची में जो है जो तीनों सूचियाँ हैं इनके बारे में बताया गया, कौन कौन सी वो 3 सूची हैं, एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो आपका अनुसूची है, ठीक है ना, अब जो संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी अमेंडमेंट करके 12 हुई हैं, तो उसमें आपका ये 7वीं अनुसूची जो है उसमें आपको तीनों सूचियों के बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के संविधान में जो है टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब इन अनुसूचियों में अगर 7वीं में है तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट ध्यान रखना है वो देखिएगा, इनके विषय क्या देखना है, इनके जो विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं तो 99 विषय हैं, राज्य सूची में देखिएगा 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। तो इतने सारे ये जो विषय रखे गए हैं, यहाँ से एक प्रश्न बनता है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी तीनों जो सूचियाँ हैं, 3 सूचियों के बारे में बात की गई है आपके 7वीं अनुसूची में, किसमें, संविधान के 7वीं अनुसूची में बात की गई है ना। और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ ये जो इसमें विषय है, ये विषय भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संघ सूची में 99, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। जब हम आपको शॉर्ट नोट्स अलग से जो कराए थे वहाँ पे हमने आपको पूरी अनुसूचियाँ, पूरे पार्ट सब करा रखा है। उस वाले क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला आपके आर और पीसीएस एग्जाम में आप लोगों के लिए सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो इतना एफर्ट करके आप लोग के लिए जो सारा नोट्स बनाया जा रहा है इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। अगला पॉइंट है कि नौजवान सभा, ठीक है, क्या नौजवान सभा की स्थापना के बारे में पूछा था। इसकी स्थापना है ना जो किया थे उसमें मेंबर पूछ लिया था, उसके मेंबर में कौन नहीं थे, ठीक। तो जो मेंबर हैं और स्थापना कब हुई थी, किनके द्वारा हुई थी, सारा पॉइंट हम आपको बताते हैं। नौजवान सभा की स्थापना आप देखेंगे 1926 में होती है, भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा होती है। और इसके सदस्यों में कौन कौन थे, तो छबील दास, यशपाल, है ना, जयपाल और राजगुरु। तो इन्हीं लोगों का नाम दिया होता है। एक और अन्य नाम अंबिका प्रसाद या करके कुछ दिया था जो इसमें नहीं थे। तो बाकी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है कि नौजवान सभा की स्थापना कब होती है, 1926 में भगत सिंह के द्वारा। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो सदस्य लोग में थे छबील दास, यशपाल, जयपाल और राजगुरु, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो इस प्रश्न का जो सारा पॉइंट था आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अगला पॉइंट है कि दिया था सुगमता सूचकांक। क्या दिया था, सुगमता सूचकांक दिया हुआ था। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट था, तो दोनों स्टेटमेंट देखिए, जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं वो क्या है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करता है। तो सुगमता सूचकांक क्या करता है, तो ये साथ ही ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके प्रदर्शन को क्या करता है, आकलित करता है। और ये भारत में जो भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। भारत में क्या करता है, एमएसएमई के जो व्यापार है तो जो सुगमता है उसको आकलित करता है सुगमता सूचकांक। दोनों पॉइंट इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक। तो आपके पास जल में घुलनशील जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, तो आप देखेंगे विटामिन बी और सी। कौन, विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। इसके साथ साथ ये पॉइंट और मेंशन कर दिया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, फैट सॉल्युबल। तो आपका ए, डी, सी, के, ठीक है, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके क्या है कि आपके फैट सॉल्युबल यानी वसा में पीले हैं। और जल में घुलनशील कौन है, बी और सी, ठीक है। अब देखिएगा जो विटामिन अगर नाम आ गया तो इनका आप अलग से, ये तो खैर यहाँ पेपर करा रहा है, अगर नोट्स होता तो आपको बता दें कि इनके अलग अलग जो नाम है वो और इनके कमी से होने वाले रोग आप एक बार अपने से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे पॉइंट्स आपको प्रॉपर रिवाइज हो जाएं। आगे बढ़िएगा, इसमें एक और पॉइंट था कि विटामिन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सी फंक ने, किसने, सी फंक ने विटामिन शब्द को दिया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट जो प्रश्न के रूप में पूछा था कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का। किसका, डॉप्सन ये इकाई है कि क्या करता है, ओजोन का जो कंसंट्रेशन है उसको मापने के लिए प्रयोग होता है, किसका, डॉप्सन का। क्लियर है। अगला पॉइंट जो प्रश्न पूछा था आपसे सीधे सीधे कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो उस टाइम जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये आपके प्रश्न का पार्ट था। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू। बट इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1920 में, ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना होती है साथियों। कहाँ पर होती है, तो ध्यान दीजिएगा बम्बई में। कहाँ पर, बम्बई में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मे भी अब इस पर जो प्रश्न बने तो आगे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये तो प्रश्न मेन से पूछ लिया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1929 में कौन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी स्थापना 1920 में और कहाँ पर, बम्बई में। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बालखश झील यानी लेक बालखश जो है वो कहाँ स्थित है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये स्थित है कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में स्थित है लेक बालखस या बालखस झील। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे वन लाइनर था, ये पॉइंट ध्यान रखिए। कहाँ पर स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट प्रश्न फिर इसी तरीके से था कि मध्य पाषाणी का स्थल थे कुछ मध्य पाषाण काल के, उनको पश्चिम से पूर्व में क्या करना था? अरेंज करना था। पश्चिम से पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की अगर आप बात करें साथियों, तो आपको इस तरीके से कुछ इसको अरेंज करना था। तो पहले आपको उसको पता होना चाहिए कि ये जगह है कहाँ। पहला दिया था मैदहा दिया था, लेखिया दिया था, पैसरा और बीरभानपुर। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगा, मैदहा और लेखिया आपका उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन अलग अलग जिला है। एक है प्रतापगढ़, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा पैसरा की अगर बात करेंगे आप, तो पैसरा आपका बिहार में है और ये बीरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। तो जब आप इसको अरेंज करने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मान लीजिए यूपी अगर यहाँ बता रहा है तो प्रतापगढ़, फिर मिर्ज़ापुर, है ना, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से चारों पॉइंट आपको पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलेंगे। तो इनका जो हमने लिख रखा है क्रम भी उसी तरीके से पश्चिम से पूर्व, यानी ऊपर से आएंगे ये पश्चिम में आपको मिलेगा मैदहा, ठीक है, प्रतापगढ़, फिर मिर्ज़ापुर, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये चारों जगह का नाम याद रखिएगा, मध्य पाषाणी का स्थल है। फर्दर इसमें से 1-2 पॉइंट लेकर आपसे आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगला है, फिर से सूची दिया हुआ था, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया था, उसका हमने आपको यहाँ मिलान कर दिया है। तो विटामिन की अगर बात करें तो इसमें विटामिन दिया था कैरोटीन, ये एक विटामिन दिया था। एंजाइम में क्या दिया था? तो पेप्सिन एक एंजाइम, ठीक है। और हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन ये की हार्मोन है, ठीक, मिलान करने में। प्रोटीन की बात करें तो केराटिन एक क्या दिया था? प्रोटीन दिया था। तो इस तरीके से इस चारों के चारों पॉइंट आपके क्या है? मैच हैं। यहाँ जो सम्मिलित करना है आपको ऑलरेडी हमने सम्मिलित कर दिया है। इसमें मिक्स दिया था तो आपको वहाँ मैच करना था। विटामिन कैरोटीन, पेप्सिन आपका एंजाइम, प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन हो गया, प्रोटीन के नाम पे केराटिन हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़िएगा। फिर इसी तरीके से मैच का प्रश्न था, स्थल दिया हुआ था और संबंधित तीर्थंकर दिए थे। तो जैन धर्म के जो लोग तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर के बारे में यहाँ पे पॉइंट दे रखा था। ठीक, तो तीर्थंकर में कौन कौन पॉइंट था? पहला स्थल दिया था श्रावस्ती। तो श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर कौन है? संभवनाथ। कौन है? संभवनाथ है। काकंदी, स्थल का नाम काकंदी, यहाँ पे सुविधानाथ, अयोध्या, श्री ऋषभनाथ और पबोसा में कौन है? पदम प्रभु। कौन है? पदम प्रभु। ये जो आपका अयोध्या वाला है, ठीक है, ऋषभनाथ है, ये आपका हम मेंस का जब आंसर राइटिंग करा रहे थे यूपीपीसीएस का, वहाँ पे एक प्रश्न बना था अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत कल्चर को लेके, है ना। तो उसमें ये जगह नाम मेंशन करना था। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था, हमने मेंस आंसर राइटिंग आप लोगों को करा रखा है। ठीक, तो ये सारे के सारे स्थल और तीर्थंकर याद रखेंगे। मे भी यहाँ से प्रीलिम से प्रश्न बन जाए, कोई 1-2 पॉइंट लेकर आपसे पूछ ले। तो अयोध्या में आपका संबंध है ऋषभनाथ से, काकंदी सुविधानाथ, श्रावस्ती संभवनाथ, पबोसा आपका पदम प्रभु। क्लियर है इतना? आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न पूछा था, उसमें कुछ हार्मोन दिया था और मिक्स कर दिया था। पूछा था कि कौन कौन से आपके पादप हार्मोन हैं, ठीक है, पादप हार्मोन और मानव हार्मोन एक में दे दिया था, उसमें से एक पूछ लिया था। तो जो पादप हार्मोन है, सारे के सारे पादप हार्मोन हम एक साथ लिख दिए, जैसे साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन, एथिलीन, है ना, हेप्सिसिक जो अम्ल है, जिब्रेलिन्स है, ये क्या है? सारे के सारे आपके क्या हैं? पादप हार्मोन है। और इसमें जो एक का वर्क है साइटोकाइनिन, इसका वर्क क्या है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करने के लिए उसको प्रेरित करना, ये आपका साइटोकाइनिन का काम है। मानव हार्मोन में दिया था इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ठीक है, क्या दिया था? एस्ट्रोजन। ये सब क्या है? मानव हार्मोन है। और ये था आपको पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन आपको इतना ही है जितना नाम हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके फंक्शन हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, वहाँ से आप रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ मेंशन करना था हार्मोन का नाम, वो चीज़ आपने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है, पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं तो किस फॉर्म में? तो नाइट्रेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन जो है पौधों में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? पौधों में प्रोटीन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर ये न रहे तो इनकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी इनका डेवलपमेंट क्या होगा? रुक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में। और इसकी कमी से जो प्रोटीन निर्माण है वो क्या है? उसके लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से क्या होगा? वृद्धि इनकी रुक जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो चलिएगा साथियों, देखिएगा ये आपका पेपर 2021 के कुछ अभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इतना ही करा रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इस सीरीज़ को क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है, कैसे क्या कंप्लीट करना है, अपनी राय दीजिएगा, ठीक है। और अभी इसके सेकंड पार्ट, एक पार्ट और लाएंगे, तब आपका पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही इस शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। इसमें पेपर अभी 2021 चल रहा है, इसका एक और क्लास आ जाएगी तो आपका ये दोनों पूरा कंप्लीट 2021 हो जाएगा।
इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 21 के बाद से जो अन्य ईयर के आपके मेंस के पेपर है, आर के, फिर उसके आपके क्या हो कहते हैं प्री के पेपर, इन सबको ऐसे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा साथ में, और बाकी जो आपके डाउट्स है उसको पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।